नमस्कार। आज क्या-क्या खाया? कितना खाया? क्वांटिटी क्या थी? क्वालिटी क्या थी? कितना तेल था? कितना नमक था? कितने मसाले थे? कितना सादा भोजन था? सात्विक भोजन था या तामसिक भोजन था? इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना, वैसे तो हम देखकर, समझकर जान लेते हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेसी के साथ अगर हम जानना चाहते हैं, तो अब एआई इसमें हमारी मदद कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐप्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं, टूल्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं, जो हमें मदद करते हैं ये समझने में कि आज खाने में क्या बनाया जाए। इतना ही नहीं, अगर आपको शाम को पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है और आप शादी का हेवी खाना खाना चाहते हैं, चाट-पकौड़ी करना चाहते हैं, तो उस वक़्त आपको ब्रेकफ़ास्ट और लंच कितना लाइट रखना चाहिए, उसमें क्या खाना चाहिए, किस क्वांटिटी में खाना चाहिए, ये सब कुछ भी आपको अब ऐप बता देगा। अभी तक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि आपके लिए ये काम करते हैं अगर आपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया है। लेकिन अब एक ऐप भी आपकी इसमें मदद कर सकता है, इस तरह के ऐप्स डेवलप हो रहे हैं। एआई आपके खाने के रास्ते भी आपके जीवन में एंटर हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी ने। सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, भारी भरकम फ्रेज़ लगता है, पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में ये रिसर्च शुरू हुई थी कुछ साल पहले। प्रोफेसर गणेश बागलर नाम है इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे जो इंडिया में इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, एआई के इंटरवेंशन को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे नमस्कार प्रोफेसर बागलर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नेहा जी, आप मुझे आपके शो में या कार्यक्रम में बुलाने के लिए। आपसे बातचीत काफ़ी लंबे समय से हमारी चल रही है। शुरुआत कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी के बिल्कुल नेसेंट स्टेज से हुई थी, शुरुआती दौर में जब आपके काम चल रहा था। तब से लेके आज तक ऑफ़ कोर्स काफ़ी कुछ बढ़ गया है। मैं अगर इस सारे संदर्भ को अपने घर की एक जो दोपहर के खाने की थाली है मेरी, उसमें दाल, चावल, सब्ज़ी ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी जो ये थाली है ये डिजिटाइज़ हो रही है अब आपकी मदद से, आप जो कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी का काम कर रहे हैं, हाउ डू यू सी कि एक डिजिटल दाल-चावल की थाली कैसी दिखती होगी? या ये सोचना सही है कि हम जो काम कर रहे हैं कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी के तहत उसमें हम खाने को या खाना बनाने की प्रक्रिया को डिजिटल या डेटा साइंस के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दाल चावल को आप अगर हम कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी के एंगल से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि दाल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं और उनमें किस तरह के अणुरेणु हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं जिसके चलते हमें उसका स्वाद आता है जिस तरीके से हम खाने के बाद पाते हैं उसको। और उसके बाद उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे डिजिटाइज्ड वर्जन में अवेलेबल रहेगा। हुँ, और हुँ। इतना ही नहीं पर उसका कार्बन फुटप्रिंट यानी कि ये खाने के कारण से, दाल खाने से या चावल खाने से हम पृथ्वी पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी ऑफ थाली में अवेलेबल रहेगी। मेरी इसी थाली में हमने समझा कि एआई कैसे इंक्लूड हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, एआई कैसे मदद कर सकता है। क्या इसमें आयुर्वेद का एंगल भी जोड़ा जा सकता है? आयुर्वेद बीइंग हमारे देश के जो पुरातन धरोहर कहा जाता है जिसे, उसको कितना आप अपने कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल कर पा रहे हैं? जी, हमने कोशिश जरूर की थी। जब हमने ये संशोधन शुरू किया था तो शुरू के दौर में ही हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो जिस तरीके से व्यंजनों को साथ में लाने की कोशिश होती है, किसी भी कल्चर में, किसी भी डिश में व्यंजन साथ में लाए जाते हैं तो उसमें विरुद्धाहार होने की संभावना होती है या फिर हुँ, समान धर्म वाले पदार्थ इकट्ठा लाए जा सकते हैं। और कुछ तरह के विरुद्धाहारिक व्यंजनों को आयुर्वेद में गलत माना गया है या फिर सही नहीं माना गया है, जो कि हाँ। समझा जाता है कि आपकी तबीयत के लिए ठीक ना हो। हमने कोशिश की थी कि इस तरीके के डेटा को इकट्ठा कर कर हम इस पे संशोधन कर पाए, परंतु होता यूं है कि हालांकि आयुर्वेद में और कई सारे पुस्तकों में, आयुर्वेदिक पुस्तकों में इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, परंतु हमें उसमें एविडेंस यानी कि किसी ने अभ्यास करके, संशोधन करके इस चीज को सामने नहीं रखा होता है कि इन दोनों चीजों को साथ में खाने से, उदाहरण के तौर पे मांस और दही को साथ में खाने से क्या
गलत परिणाम होते हैं शरीर पर, इसकी मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन जो है, नहीं है अवेलेबल। तो उसके चलते हम आगे हमारा काम बढ़ा नहीं पाए। पर कोशिश जरूर की थी कि आयुर्वेद को किसी तरीके से इसको हम इंटीग्रेट कर पाए कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी के साथ। क्योंकि आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें मना होती है, घर में भी कई बार हमें टोका जाता है, अरे ये दोनों साथ में नहीं खाओ, इस वक्त ये नहीं खाओ, आयुर्वेद के हिसाब से ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसे लेकर कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये गलत है या ये सही है, और इस वजह से हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे? जी हाँ, एम्पिरिकल एविडेंस जिसको कहते हैं, कि हम्म। वैज्ञानिक तरीके से कंट्रोल्ड स्टडीज कर कर ये बताया जाना कि इन 50 लोगों ने इस खाने का प्रयोग किया और ये उसके परिणाम थे। साथ ही साथ ये 50 लोग थे जिन्होंने विरुद्धाहार नहीं परंतु किसी और भोजन का सेवन किया और उनके शरीर पर ये परिणाम हुए, और इनकी तुलना करते हुए बताना कि ये सही है और ये गलत है। आयुर्वेद के मुताबिक जो कहा गया था, इन इन रियलिटी, यू अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एविडेंस, एक्चुअली में सही है नहीं। इस तरीके के जो स्टडीज है, रिसर्च है, संशोधन है, ये हमें उपलब्ध नहीं है जितने तौर पे होने चाहिए, जिसके चलते हम उसको हम हमारे इंक्लूड डिजिटाइज्ड नहीं वर्जन कर में पा रहे। इंटीग्रेट कर पाए। हम्म। पर आयुर्वेद के इतने सारे संस्थान हैं, बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं हमारे देश में, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स अगर चल रहे, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर पढ़ाया जा रहा है आयुर्वेद, तो इनमें से किसी से बात करके या कुछ इस तरह से जानकारी लेकर के सिर्फ अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें तो वो आपको फिजिबल नहीं लगता? यू नीड अ प्रॉपर रिसर्च स्टडी ऑन सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, दैट इज रिक्वायर्ड। You need control studies to be made available to be able to ओके। meaningfully integrate it. While I हम्म। can easily collect hearsay or information that is coming from various Ayurvedic institutions or experts in Ayurveda, but what kind of validity would it have if I were to propose it as a science is something which is highly debatable. And that's the reason we ओके। have not been able to move forward in this direction. सो आप लोगों ने तो इतने सारे डेवलप भी किए हैं टूल्स, रेटाटूई का नाम हम सुनते हैं, इस तरह के तमाम टूल्स। कोई इस तरह का टूल डेवलप नहीं किया जा सकता जो ये मदद कर टूल सके जरूर हमारी? बनाया जा सकता है। जी जी, हम्म। टूल यानी कि तंत्र या यंत्र हम जरूर बना सकते हैं, लेकिन हम्म। उसकी फाउंडेशन जो है, उसका बेसिस जो है, होना चाहिए बैक्ड अप डेटा में, बैक्ड अप एविडेंसेस में। क्या हाँ। वो हमारे पास अवेलेबल है, यही सवाल, बड़ा सवाल है। हम बस ये कह सकते हैं कि हमारे जो खान पान की जो प्रथा है, जिस तरीके से हम खान पान करते हैं भारतवर्ष में, वो अपने आप में आयुर्वेद में रूटेड हैं। तो हम उन्हीं व्यंजनों को लेकर अगर हम नए पदार्थ बनाते हैं, रातातुई जैसे टूल को यूज कर कर, तो वो कुछ हद तक मैं कहूंगा कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स में ही रूटेड है। लेकिन क्या मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ कि भाई ये वाला टेक्स्ट बुक है आयुर्वेदा का जिसके चलते हमने ये रेसिपी बनाई है? नहीं, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन या सपोर्टिव एविडेंस अवेलेबल नहीं है। बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट all recipes that are produced with the help of with the help of existing contemporary recipes are indeed rooted in one way or the other way in Ayurvedic principles. एक्चुअली आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स इतने वर्सेटाइल है कि आप उससे बच के निकल नहीं सकते जब आप खाने की बात कर रहे हो। बट कभी भी आयुर्वेद को फिर हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है तो? हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास, एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। जो साइंटिफिक एम्पिरिकल एविडेंस एविडेंस होता नहीं। है, जो कि स्टडीज कर कर बताएं कि हम्म। कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी नहीं है। पुस्तकों में चाहे आप अलग अलग टेक्स्ट बुक्स अगर आप उठाएं और उनमें से एविडेंसेस देखें जो लिखे गए, एविडेंस से ज्यादा मैं कहूंगा कि रिकॉर्डेड डेटा है जो लिखा है उसमें, वो तो मिलेगा आपको। लेकिन आजकल यानी कंटेम्पररी दिनों में क्या उनको वैलिडेट किया गया है? तो अनफॉर्चुनेटली बहुतांश उनमें से जो क्लेम्स हैं उनको कंटेम्पररी साइंस के एंगल से उसको कंफर्म नहीं किया गया है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। हम कर तो लेंगे, हम कह देंगे कि भाई ये हमारे पुराने पुस्तकों में लिखा गया है, आयुर्वेदिक पुस्तकों में लिखा गया है, हम ये बता तो देंगे, परंतु क्या मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ इंडिया क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इसको हम्म। एक्सेप्ट करवाना बाकी लोगों से, जब तक इसको साइंटिफिक एविडेंस से प्रूव ना कर पाए। और आज से अगर कुछ ऐसे साइंटिफिक एविडेंस, ऐसे इंपेरिकल डेटा तैयार करने की शुरुआत की जाए, तो कितने समय में आप देखते हैं कि वो आपके रिसर्च और आपके सारे संदर्भों में इंटीग्रेट करने लायक हो पाएगा? जहां तक मुझे पता है, अगर
हम जो आयुर्वेदिक फ्रैटर्निटी भारत में है, अ, हम्म। कई सारे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम डेटा कलेक्ट करना और पब्लिश करना स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है कि, और मीनिंगफुली उसको डेटा कलेक्ट करना और कंट्रोल्ड एविडेंस से प्रूव करने की कोशिश करें, तो जहां तक मैं जानता हूं, करीब 7 से 10 साल के अंदर हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि हम विथ एविडेंस कह सकें कि भाई ये रहा है आयुर्वेदिक एविडेंस, ये रहा उसका प्रूफ जो कि हमने वैलिडेट किया हुआ है, और उसके चलते ये रहे नए रेसिपीज या फिर जो भी हम नई पाक व्यंजन या पाककृति बना सकते हैं, हम बना के दिखा सकते हैं उसके तहत। ठीक है, वापस आते हैं दाल चावल की थाली पे। आज मेरी जी थाली में अगर दाल चावल की जगह छोले भटूरे हैं, तो क्या कभी कोई ऐप या ऐसी कोई मशीनरी, कोई टूल आ पाएगा जो मुझे ये बताए कि भाई आज बहुत ज्यादा तेल है आपकी थाली में, ये थाली ठीक नहीं है आपके लिए? बिल्कुल। तो इस दिशा में हमने कुछ काम किया था और एक छोटा सा ऐप बनाने की कोशिश की थी, जो कि आपके थाली के ऊपर उसको मोबाइल के कैमरा को पकड़ने पर हम्म। आपको एक डिटेक्ट करेगा कि इसमें कौन सी डिश है, भारतीय व्यंजन कौन हम्म। सा है इसमें, और हम्म। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, एस्टिमेटेड कैलोरीफिक वैल्यू ये हम बता पा रहे थे। क्योंकि हमारे हम्म। पास बहुत ज्यादा डेटा है, इडलीज, कितनी सारी इडलीज हैं, कितनी सारी बिरयानी है, और बड़ा सांभर है वगैरह, और ढोकला है, पराठा है, हम्म। जिनका कैलोरीफिक कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। और हमने कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हुए ये ऐप बनाया था, जिसका नाम वॉट डिश है, जो जी। पहले कम डिशेस को पकड़ पा रहा था, बट अभी करीब 100 मोस्ट पॉपुलरली कंज्यूम्ड इंडियन डिशेस जो बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, उन सबको पकड़ पाता है, और उसके कैलोरीफिक वैल्यू को इंडिकेट करता है, कहते हुए कि आपने आज कितना खाया है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। परंतु क्या ये एक्चुअल बता रहा है कि फिलहाल आपकी थाली में कितना है, जिसमें थोड़ा सा घी पड़ा हुआ है तो उसके चलते आपकी कैलोरीज ज्यादा है? क्या वो इस लेवल पे बता पाता है? तो नहीं। वो अभी तक का हमारा जो ऐप है वो बता नहीं पाता है। उसके लिए जहां तक मुझे पता है, ये हमारा ऐप था जिसमें हम डिटेक्ट कर पा रहे थे। हम्म। उसके लिए हमें चाहिए कि मोबाइल ऐप में सेंसर लगे हों, जिसमें कहते हैं नियर इंफ्रारेड सिग्नल्स अपने खाने पर थ्रो कर कर उससे रिफ्लेक्शन लेकर वो फिर कैलकुलेट कर पाएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, फैट्स कितने हैं, और उसके मुताबिक कैलोरी का कैलकुलेशन करके आपको जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेटली बता पाएगा। और ये हम्म। अभी तक बन रहा है, और मतलब अभी तक आया नहीं है मार्केट में, बट बन रहा है। कई सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम भी इस पे प्रयोग कर रहे हैं हमारी प्रयोगशाला में। और जहां मैं जानता हूं कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा ऐप आपके हाथ में जरूर होगा, जो कि आपको बताएगा कि दाल चावल की कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन कितनी है, फैट कितना है, और उसी टाइप में आपके छोले भटूरे का कंटेंट कितना है। और आपको ये भी बता पाएगा भाई ये मत खाइए, क्योंकि आपके बॉडी टाइप के और प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन के मुताबिक ये ज्यादा ऑयली है और आपके लिए ठीक नहीं है। जी। वॉट डिश एग्जैक्टली क्या करता है? अगर मैं आज ये ऐप अपने फोन में डाउनलोड करूं तो मुझे क्या मदद मिलेगी? जी। तो ये ऐप अभी अंडर द हुड है, जैसे हम कहते हैं, क्योंकि हम इसको फिर अभी भी डेवलप कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया। बट बेसिकली ऐप है जिसमें कैमरा है, जिसमें आपकी डिश दिखेगी। आप अगर थाली पे पकड़ोगे तो इसमें डिश दिखेगी, और इसमें बटन है जो कि थाली को आइडेंटिफाई करने पर आप बेसिकली क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये बताएगा कि आपकी थाली में फिलहाल 2 इडली है, एक वड़ा है, एक सांबार है, और एक चटनी है। और उसके बाद यहाँ पे एक बार है जो कि आपकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस होती है, जो आपकी जेंडर, एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जो कि आप इसको पहले से इनपुट कर सकते हैं। तो ये पर्सनलाइज है, जो मेरे लिए बना हुआ है। तो मेरी डेली रिकमेंडेड अलाउंस इतनी है, 2100 किलो कैलोरीज है। और ये बताएगा कि भाई आपने अगर ये 2 इडली, एक वड़ा और सांभर और चटनी खा ली, तो आपका डेली अलाउंस यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक चला जाएगा, ये आगे बढ़ता है। हम्म। उसका जो कलर है, ग्रेडियंट है, आगे बढ़ता है, जिसके पता चलता है कि आपने आज इतना खाया है और इतना बचा है, ताकि मैं हम्म। अपने खाने पे नियंत्रण कर पाऊं, और ये सुनिश्चित कर पाऊं कि मुझे अब कितना और क्या खाना बाकी है दिन दिन भर में। हाँ, तो ये रात तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो जो जी कर्सर है वो जी पूरा एंड तक पहुंच जाना चाहिए, जब हम डिनर खत्म जी। करते हैं या डिनर के बाद की अपनी स्वीट डिश खत्म करते हैं तब तक।
जी, ये बिल्कुल 12 सही। से 12, रात के 12 बजे से लेके दूसरे दिन के रात के, यानी कि मिडनाइट से मिडनाइट का उसका काउंटर है। वर्क करता है। और मिडनाइट के बाद ऐसे रीसेट हो जाता है। ओके। तो आपको जो स्वीट डिश खानी है वो भी डिनर मतलब 12 बजे से पहले खा लेनी है, ताकि आज ही के दिन में वो कैलोरीज ऐड हो, वरना अगले दिन ये काउंट हो किसी जाए। पार्टी में जाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। जी एनीवेज, इंडियन क्विजीन को हमेशा कहा जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तो हम सिंपल दाल चावल या छोले भटूरे की बात कर रहे हैं, आपने साउथ इंडियन की जी। बात की। बट इसका जो फ्लेवर नेटवर्क है, जो हमारी जो क्विजीन्स है अलग अलग स्टेट्स की, इसके फ्लेवर नेटवर्क के हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब जो मसाले हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली मसालों पे आऊं, बिकॉज फ्लेवर के लिए मसाले ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, वो जो स्वाद है वो जो जो आपके मसाले हैं वो स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, वो एल्गोरिदम को कैसे चेंज करते हैं, यानी मसालों का इस्तेमाल भी क्या इस बात पे अफेक्ट करता है कि उसकी कैलोरी कंटेंट या उसका हेल्थ वाइज जो भी इश्यूज होंगे उसको एड्रेस कर सकते हैं। हमारे संशोधन ने यह दिखाया है, अभी तक हमने जो भारतीय व्यंजनों को आ, उनके इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक डाउन किया है, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स को उसके फ्लेवर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया है, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट में कई सारे फ्लेवर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके चलते उनका स्वाद, जो उनका टेस्ट और ओडर दोनों डिसाइड होता है, चाहे वो चिली हो, पोटैटो हो, या जिंजर हो, या सिनेमम हो। तो हमने ऐसा उनको डिवाइड कर कर उसका एनालिसिस किया है, ये पता करने के लिए कि सारे इंग्रेडिएंट कैटेगरीज में से, जैसे वेजिटेबल है, डेयरी है, फ्रूट है, फ्लावर है, रूट्स हैं, वगैरह वगैरह, लेंटिल्स है फॉर एग्जांपल, इनमें से कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट कैटेगरी है जो कि भारतीय पाककृतियों को अपना एक विशेष स्थान देती है, अपना अलग अलग डिफरेंस दे, इट्स ओन यूनिकनेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अपना यूनिकनेस देती है। तो जब हमने ये संशोधन किया तो हमें पता चला कि सारी कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट में से एक कैटेगरी अगर है जो उसको अपना अपना एक अलग व्यक्तित्व देती है, तो वो है स्पाइसेस। हमारे जो हम्म। मसाले हैं, जिस तरीके से हम अपने भारतीय व्यंजनों में जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो उनको अपनी यूनिकनेस, अपनी एक हस्ती पेश करते हैं। एंड ये रिसर्च बहुत समय पहले हमने पेश किया था, और अभी तक चाहे हमने जितना भी ज्यादा डेटा कलेक्ट किया हो भारतीय व्यंजनों का, अभी तक ये रिसर्च एस्टेब्लिश्ड है, उसको चेंज नहीं हुआ उसमें। तो मसालों का अपना खुद का महत्व है, स्वाद के चलते। और दूसरी हम्म। बात, क्या मसालों का और भी कोई महत्व है, तो हमने ये भी पता किया है इस बीच संशोधन करने के बाद हमें, जो कि पब्लिश्ड रिसर्च में से हमें पता चला है कि करीब 145 ऐसे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने पीने में, भारतीय व्यंजनों में। और जब हम उनका ये देखते हैं कि उनका हमारे शरीर पर कैसा परिणाम होता है, तो पता चलता है कि दे हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेनोवेलेंस। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी सिस्टम में इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटरनॉलॉजिकल सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे सिस्टम्स हैं। इन सब पर स्पाइसेस यानी कि मसालों का जनरली बढ़िया, यानी कि अच्छा परिणाम, ये पब्लिश रिसर्च कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। हम्म। हमने हम्म। पब्लिश रिसर्च में से डेटा कलेक्ट कर कर हमने ये दिखाया है कि मसालों का शरीर पर बहुतांश तौर पर अच्छा ही परिणाम होता है। कुछ है जिसमें स्किन एलर्जीज और लंग्स पे कुछ इल इफेक्ट होते हैं, बट otherwise most of the times it is known to be benevolent against a broad spectrum of diseases. So that is हम्म। one of the primary reason we believe many of the oriental systems, including that of Indian cuisines, might have ended up using spices and herbs as part of their culinary repository. हम्म। स्पाइसेस में एक और चीज है, कुछ चीजें साबुत डाली जाती हैं, साबुत मसाले ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, कभी उन्हें पीस करके कुछ चीजों में पिसा हुआ मसाला डाला जाता है। आपने जी अपने जो टूल है उसको कैसे ये समझाया हुआ, एक तो वर्सेटिलिटी मसालों की हमारे देश में जो है, ऊपर से उसे खड़ा डालना है कि पीस के डालना है कि बारीक डालना है कि कम कम पिसा हुआ डालना है, थोड़ा खुरदरा हो वैसा डालना है, ये सारी चीजें मतलब क्या आपका टूल इस बारीकी से जब रेसिपी बता रहा है तो उसमें मदद करता है जो खाना बनाने वाला है जो आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल। जो रातातुई है वो एक इंटरेस्टिंग टूल है, जिसको हम एक शेफ जिस तरीके से खाने पीने की प्रक्रिया को
4 5 6 10 सालों में सीखते हैं हम्म। कि खाने को बनाते कैसे हैं, कौन कौन से व्यंजनों को इकट्ठा करने से अच्छा स्वाद आएगा, किन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, किस चीजों को पीस कर डालना चाहिए, किसको चॉप कर कर डालना चाहिए, किसको मैश कर कर डालना चाहिए, आ, किस तरीके का स्वाद लाने के लिए कि पीस कर डालना चाहिए, और किस और तरीके के स्वाद के लिए आपको साबुत डालना चाहिए। इन सब मालूमातों को हम इकट्ठा करते हैं, किया है हमने इसको हमारे डेटाबेस में। तो हमारा डेटाबेस किसी भी रेसिपी को, उसका टाइटल, व्यंजन का नाम जैसे है चिली, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, उसकी क्वांटिटी, किस किस मात्रा में उसको लिया जा रहा है, किस तरीके से उसको प्री प्रोसेस किया जा रहा है, यानी कि पील हम्म। किया जा रहा है, चॉप किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, मैश किया जा रहा है, ग्रेट किया जा रहा है वगैरह। उसके बाद जब हम उसको पका रहे हैं तो हम किस तरह के यूटेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किस टेम्परेचर पर कितने वक्त के लिए और किस प्रक्रिया से उसको ले जा रहे हैं, यानी कि उसको बॉईल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, सॉटे कर रहे हैं। इन सब का इंफॉर्मेशन हमने जमा किया हुआ है। अब ये कठिन चीज थी कि कैसे स्कैटर्ड टेक्स्ट में से उस इंफॉर्मेशन को निकाले, बट उसके लिए हमने एल्गोरिदम बनाए हैं जिनको कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन एल्गोरिदम्स, जो कि हम्म। भाषा, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी या हिंदी है, नेचुरल लैंग्वेज है, जो कि हम मनुष्य मनुष्य प्राणियों के लिए समझना और बोलना आसान है, और कंप्यूटर के लिए वो इतना आसान नहीं होता है। वही बात समझाने के लिए हमें उसको नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन जैसे एल्गोरिदम से पास कर कर उसको बताना पड़ता है कि भाई ये जो है ये व्यंजन है, ये कुकिंग की प्रोटोकॉल है, ये है मात्रा है, इसमें ये यूनिट है वगैरह वगैरह। इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद अब हम ये सोच सकते हैं कि भाई राटाटोई जो है, हमारा एल्गोरिदम जो है, ये समझ पाता है कि भाई अदरक को, इसको पील कर कर, कट कर कर भी यूज किया जा सकता है, मैश कर कर को भी यूज किया जा सकता है, या फिर उसके उसका रस निकाल कर उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये समझता बिल्कुल। है वो। और हम्म। इसको ये भी पता है कि लाखों रेसिपीज में से कितनी रेसिपीज में अदरक को पीसा गया है और कब पीसा गया है, इसके साथ क्या यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था जब इसको पीसा गया था, उसके बाद कब कब था कि जिसको इसको साबुत डाला गया है। तो हम्म। कुछ हद तक मैं कहूंगा कि शेफ के पास जो नॉलेज है, जो बुद्धिमत्ता है, जो कलिनरी बुद्धिमत्ता कह सकते हैं हम इसको, वो उसके पास आ चुकी है कुछ हद तक, ताकि वो समझ कर उसके मुताबिक रेसिपी बना पाए और इन सटलिटीज को, छोटी मोटी चीजों को भी समझ पाए कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। हम्म। अब ये खाना तो रैtatouille ने बता दिया और हमने बना भी लिया उसको देख करके। अब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब वो खाना मेरे थाली में परसा हुआ है, उस वक्त कोई ऐसा तरीका, कुछ इस तरह के संकेत, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी थाली को एज अ डेटा देखना चाहते हैं। तो एक तो आपने बताया व्हाट डिश हमें बता रहा है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, आपने आज कितना खाया। इस तरह से एक डेटा हो गया। मान लीजिए मुझे अदरक से एलर्जी है, ये मैं रैतातुई को मैंने नहीं बताया, मैं भूल गई बताना, या घर में किसी और ने खाने पे बुलाया है मुझे, उसने खाना बनाया है, मुझे अदरक से एलर्जी है, उन्हें नहीं पता। अब मैं जी, इसको चेक कर सकती हूँ, क्या कोई ऐसा डिवाइस अभी अवेलेबल है जो एलर्जीज आइडेंटिफाई करने में मदद करे मेरी, कि इस खाने में जो भी मेरे सामने रखा गया है उसमें कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है विच इज जो जिससे मुझे एलर्जी है। डिफिकल्ट। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है या फिर ऐप नहीं है जिसके चलते आप अपने खाने पे उसको पॉइंट कर सकें और ये पता कर सके भाई बताओ इसमें ऐसी कोई चीज है भी जो मुझे, जिससे मैं एलर्जिक हूं या फिर जो मुझे पसंद नहीं है। बड़ा मुश्किल जी। है। और कुछ कुछ प्रकार के खान पान में, कुछ प्रकार के कुजीन्स में ये फिर भी बताना आसान होता है क्योंकि वहां पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं होती है, परंतु भारतीय खाना जो है हम्म। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार बन जाता है तो उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है उसको निकालना सिर्फ चित्र को देखकर, फोटोग्राफ को देखकर बहुत बड़ा कठिन काम है। तो अभी हम्म। तक तो हमारे पास ऐसा कोई टूल बना नहीं है जो कि इतने आसानी से, कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो बताओ मुझे, जो मैं अदरवाइज पता ना कर पाऊं, जो कि आप हमें फोटोग्राफ निकाल कर बता पाओ। बड़ा मुश्किल है, हाँ, डिफिकल्ट। रेसिपी, अगर उसको रेसिपी दी जाए जैसे व्हाट डिश है, क्या उसमें इस तरह का कुछ ऐड किया जा सकता है कि मेरे सामने जो ये सब्जी रखी है इसकी रेसिपी ये है, और व्हाट जी, डिश में क्योंकि मेरा सारा डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो व्हाट डिश कैन हेल्प मी
इन आइडेंटिफाइंग कि नहीं इसकी रेसिपी में अदरक का जिक्र है और आपने जो अपना डेटा मुझे दिया है उसमें अदरक जो है उससे आपको एलर्जी है, तो आपको ये नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ जी, भविष्य में कोई ऐसा ऐप कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये सिर्फ वॉट डिश के तहत नहीं, वॉट डिश को रेसिपी डीबी के साथ कनेक्ट कर कर, क्योंकि हमारा जो हाँ। मैंने कहा था कि 5,84,000 रेसिपीज का जिक्र किया था जो हमारे रेसिपी डीबी में है। अगर आप हमें हम्म। ये बता दें, वॉट डिश अगर कह देता है कि सामने जो पड़ी है बिरयानी है, तो हम हम्म। ये बता सकते हैं कि भाई देखो, मेरे पास जो 120 बिरयानी का जिक्र है उनमें ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। और अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी चीज को, आप किसी चीज से आपको परहेज है, तो बी वॉचफुल, आप जरा देख लीजिएगा ढंग से कि इसमें कहीं ये चीज तो नहीं पड़ी हो, क्योंकि बिरयानी में ये 50 चीजें हैं जो कि बहुतांश तौर पर जिसका इस्तेमाल होता है। एक बार ढंग से देख लीजिएगा, ये जरूर बता सकता है वो। क्योंकि हमारे हम्म। पास, जैसे मैंने कहा कि दसों बिरयानी, इनफैक्ट 100 से ज्यादा बिरयानी और दसों सांबार और रसम वगैरह का रेसिपी और उनके इंग्रेडिएंट्स का पूरी मालूमात हमारे पास है, तो हम जरूर ये जरूर कर सकते हैं। आजकल तो मतलब जितने भी रेस्टोरेंट, उनकी अलग रेसिपी है सांबर की, हर जगह अलग तरह का टेस्ट मिलेगा, अलग तरह के कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जब आप खाने जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे गाजर भी डला हुआ है सांबर में, यहाँ पर गाजर नहीं डला, कुछ और डला हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे, मतलब आप सही कह रहे हैं, वर्सिटिलिटी है तो इन सब चीजों तक पहुंचने में समय लगेगा। बट हमने लास्ट टाइम जब बात की थी कुछ 1 लाख कुछ हजार का जिक्र किया था आपने रेसिपी डीबी में, और एक अब लाख आप अठारह पांच हजार लाख रेसिपीज थी उस वक्त। अब हम हाँ, 5,84,000 तक पहुंच चुके हैं, जो कि 100 देशों से, अलग देशों से वास्ता रखते हैं। बहुत सही। कहाँ तक पहुंचने का स्कोप बना रखा है, कोई एम कर रखा है कोई? हाँ, उद्देश्य ये नहीं कि हमारे पास जो रेसिपीज हैं उनका नंबर बढ़ाया जाए। हम्म। आइडिया ये है कि उसको हम, जिसको कहते हैं नॉलेज ग्राफ बनाएं। उसमें हम्म। से एक व्यक्ति, एक शेफ जिस तरीके की नॉलेज रखता है खाने पीने के बारे में, क्या उस नॉलेज को एम्बेड, इसको एम्बॉडी किया जा सके कंप्यूटर में। वो हमारा प्रयास है कि हम सिर्फ आंकड़ा ना बढ़ाते जाएं, बट उसके पीछे की जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं। उसके वो हम कोशिश कर रहे हैं। और ये नंबर जा सकता है करीब 10 लाख के करीब जा सकता है। बट दैट वुड बी द काइंड ऑफ अ लिमिट, क्योंकि हमारे पूरे देशों से, सारे देशों से, सारे कुजीन से आप अगर रेसिपीज इकट्ठा करें, तो 10-20 लाख से ज्यादा आंकड़ा आता नहीं है। उससे ज्यादा रेसिपीज मिलेंगी नहीं आपको। और ओके। जैसे मैंने कहा कि प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि आंकड़ा बढ़ाते जाएं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बट उसके पीछे जो सिस्टम है, जो कि जिसके चलते हम कंप्यूटर को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम बल्लवाचार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक विद्वान शेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं, यशस्वी होते हैं, वो ज्यादा ज्यादा बड़ा सवाल है। और कोशिश हमारी जारी है उसी दिशा में। जी। कब तक आम लोगों तक ये पहुंच पाएगा कि हर घर में ये चीज जो है ये इस्तेमाल होने लगे और ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए? जैसे हम एआई देखिए। किचन की भी लास्ट टाइम बात कर रहे थे, तो जी, इस तरह का कुछ कब तक एकदम संभव हो जाएगा कि ये होने लगा, अचानक दिखने लगा सभी घर में? मैं इस काम में, इस क्षेत्र में इतना घुला हुआ हूं कि आई, एज एज दे से, आई डोंट वांट टू हजार्ड अ गेस। आई वुड, इफ आई वेयर टू हजार्ड अ गेस, देन माय गेस वुड बी that it would not take more than 5 to 7 years before many of these technologies will end up becoming a reality on a day-to-day basis. एक हद से देखा जाए तो ऑलरेडी वो है, जैसे रातातुई है, आपको हाँ। ऑनलाइन हमारे वेबसाइट से मिल जाता है। ओके। और रातातुई के और हमने जो 2 वैरायटीज बनाई हैं, जो कि तुरंत कुछ समय में ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मैं अपने लिंक्डइन पे अनाउंस करूंगा ताकि लोग देख पाएं और उसका इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं कि मुझे इसमें थोड़ा नमक ज्यादा चाहिए या फिर स्पाइस कम चाहिए, इस टाइप का, जिसको चैटबॉट कहते हैं कि कुकिंग जी जी चैटबॉट जी। है, वो हम बना रहे हैं, तो वो भी होगा उसमें। अभी तो बहुत ही साधारण और सामान्य तौर पे काम करने वाला बॉट है या टूल है, जिसको हम थोड़ा ज्यादा कॉन्वर्सेशनल बनाते हैं, जिसके चलते लोग, कोई भी उसको आसानी से इस्तेमाल कर पाए। परंतु मैं कह रहा हूं कि ये तो अभी भी अवेलेबल है, ये तो कोई भी बना सकता हम्म। है। बट ये हमें कॉन्फिडेंस कब आएगा, विश्वास कब आएगा कि ये काम करता है। अगर रातातुई से आ रही है और मैंने अपने किचन में बना ली, तो बहुतांश तौर पर वो खाने लायक होगी, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए हमें लगता है कि टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, री
रीवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल, रीबिल्डिंग ऑफ द मॉडल, ये सब करने में मुझे लगता है कि 4-5 साल तो लगेंगे। देखा जाए तो मैं तो इतना भी विश्वास रखता हूँ कि एक दिन रातातुई वाली रेसिपी मास्टर शेफ में किसी शेफ को भी बीट करे, बट हाँ, उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल समय लगता है इस तरह की चीजों में, रिवॉल्यूशनरी चीजें हैं ये। आने वाले समय में हम क्या क्या ब्रेक थ्रू देखने वाले हैं आपके एंड से, किन चीजों पे काम चल रहा है, थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं। जैसे अभी हम एआई फ्लेवर्ड क्रिएशन या गट पर्सनलाइज्ड मील डिजाइन की तरफ जा रहे हैं, आपने कहा कि हम अपने आप तय कर पाएंगे कितना नमक कितना तेल। तो अब और क्या ब्रेक थ्रूज आने वाले 5 साल जो आपने टाइमलाइन दिया है, इसमें स्टेप वाइज क्या होने हो सकता है या होने जा रहा है, आप बेहतर जानते हैं। जी, मैं स्टेप वाइज नहीं बताऊंगा, मैं बस बताऊंगा कि क्या क्या मुमकिन है। इनमें ठीक से है। कौन सी चीज पहले होगी, कौन से बाद में होगी, ये बस वक्त ही बताएगा। ठीक है। मैं उसको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। बट हम्म। देखिए, रेसिपी, नई रेसिपी बनाना जो कि आज तक किसी भी संस्कृति ने आज तक उसका उपयोग नहीं किया, ना ही बनाई है, हम्म। ऐसा तो ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है रातातोई जैसे टूल्स के चलते। इवन चैट जीपीटी आपको देता है रेसिपीज बनाकर, बट जी। उसमें कितना विश्वास हम रखते हैं, ये बड़ी बात है। हमारा कहना यह है कि हमारी जो रेसिपीज है जो रातातुई जैसे टूल से आती है वो ज्यादा विश्वासार्ह है उसकी तुलना में जो चैट जीपीटी जैसे जेनरिक टूल से आती है। हाउएवर, न्यू रेसिपी जनरेशन, नई रेसिपी बनाना, उसको ट्विक करना कि भाई मुझे आज, मेरे पास आज आलू नहीं है, बताइए मैं इसमें क्या और चीज का इस्तेमाल कर पाऊँ, क्या आप बता देंगे? तो उसको बताना। या फिर मेरी रेसिपी जो है इसमें अभी थोड़ा सॉल्टी हो गई है, मुझे उसको सॉल्ट कम करना है और थोड़ा स्पाइस बढ़ाना है, क्या आप बता पाओगे इसमें मैं क्या ऐड कर पाऊँ? या फिर मेरे पास एक इंडियन वर्जन वाला डोसा है, मुझे उसको स्पैनिश वर्जन में कन्वर्ट करना है, क्या आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी कि कुछ लोग हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के चलते, वैश्विकीकरण के चलते, हो सकता है कि मुझे फ्रेंच खाना पसंद है और भारतीय खाना भी पसंद है, बट भारतीय खाने में से ये जो रेसिपी है मुझे उसका एक नया रूप देना है, उसका प्रतिरूप निकालना है जो इटालियन हो या फ्रेंच हो या फिर ब्राजीलियन हो। तो क्या आप बना सकते हो? तो एआई वो करने में आपकी मदद कर सकता है। ये कुछ दिशाएं हो गई जो खाने को, खाने या उसके टेस्ट से रिलेटेड है। दूसरा है हम्म। न्यूट्रिशन के चलते, कि भाई मुझे B12 की डेफिशिएंसी है जो कि कई सारे लोगों को होती है, या फिर मुझे आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, या फिर किसी और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। क्या आप मुझे ऐसी रेसिपी बनाकर दे सकते हो जो कि मुझे नेचुरली, बिना टैबलेट्स खाए, टैबलेट तो जब जरूरी है तब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक खानी ही चाहिए, बट उसके अलावा हम्म। क्या मैं न्यूट्रिशनल डाइटरी इंटरवेंशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसके चलते मुझे नेचुरली खाने के चलते ही मुझे न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाए? तो हम्म। वहां पे एआई आपकी मदद कर सकता है। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्शन है कि भाई मुझे नहीं पता कि मेरा जीनोम जो है, मेरा शरीर का जो बॉडी मेकअप है वो कैसा है, किस टाइप के खाने को पसंद करता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो आजकल डीएनए सीक्वेंसिंग कर कर, जिसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP कहते हैं, उनको हम्म। देखकर ये बताना आसान हो गया है, ये बताना मुमकिन हो गया, आसान नहीं कहूंगा बट मुमकिन हो गया है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आपको हम्म। दूध या दूध से बनाए पदार्थों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, या फिर आपको किसी और चीज से परहेज करना चाहिए, या फिर आप इन प्रकार की चीजों को ज्यादा खा सकते हैं, वगैरह वगैरह। आपके डीएनए सीक्वेंस को देखकर, इनफैक्ट ये एक बिजनेस मॉडल है जो मेरी खुद की कंपनी जो स्टार्टअप है वो और कई सारी और कंपनीज कोलैबोरेशन में करना चाहते हैं, कि भाई लोगों को उनका डीएनए सीक्वेंसिंग कर कर, उनके एसएनपी प्रोफाइलिंग देखकर ये बताना कि आपको क्या खाना सही रहेगा और क्या न खाना सही रहेगा, क्या किस चीजों का परहेज करना चाहिए। तो ये हम्म। तीसरी दिशा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है, क्योंकि आजकल हम टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और ओबेसिटी के टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, और ये हम्म। सारी जो रोग हैं एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो क्या हम इन रोगों से जितना हो सके दूर रह सकते हैं हमारे हम्म। खान पान के चलते? इस बड़े सवाल का जवाब शायद एआई और डेटा ड्रिवन अप्रोच से हमें मिल सकता है। और ऑब्वियसली अदर दिशा और कुछ डायरेक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल, ये सब तो छोड़िए साहब, आप हमें ये बताइए कि हमें घर में
हर दिन का खाना जो हम बनाते हैं, जिसमें बहुत सारा काम और मेहनत करनी पड़ती है हमें, उससे छुटकारा कब मिलेगा? हाँ, जरूर है कि खाने पीने में लोगों को आनंद मिल सकता है, जो कि हम एक दिन सैटरडे या संडे को कर लेंगे। बट हर दिन अगर अगर हमें अगर बनाना, जो कि किसी भी गृहिणी की व्यथा हो सकती है देखा जाए तो, हम्म। या फिर हर दिन खाना बनाते हैं उन सब की परेशानी हो सकती है, क्या आप इसको जी। सॉल्व कर सकते हैं? तो रोबोटिक मशीनरी, जो कि आपको दिन प्रतिदिन का जो खाना होता है, चाहे दाल चावल या एक दो सब्जियां हो, क्या आप आसानी से हमें बनाकर दे सकते हैं, जो कि मेरे लाइकिंग की हो? तो उस दिशा में भी काम हो रहा है। और रेसिपी को कैप्चर करना, जो हम कहते हैं ना कि मेरी माँ की रेसिपी, हम्म। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम एग्जैक्टली उस रेसिपी को कैप्चर कर सकते हैं? तो कुछ हद तक कोशिश ये भी हो रही है कि हर एक चीज जो, उदाहरण के तौर पे, मेरी माँ करती हो, वो एग्जैक्टली मशीन करे, जिसके चलते उसकी रेसिपी इमॉर्टल हो जाए, वो लॉक्ड इन हो जाए मशीन में। क्या हम वो कर सकते हैं? मुझे पता है कि कई सारे लोग इस चीज को मानना पसंद नहीं करेंगे कि एक भावना को मशीन के तो उसमें बॉक्स डाल में दिया बंद किया। जाए। बिल्कुल। हाँ, तो मैं मानता हूं कि ये सोचना बड़ा मुश्किल है, बट मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है। हम्म। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डायरेक्शन है जिसमें काम हो रहा है हमारी तरफ से और कई सारे लोगों की तरफ से। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि हम बड़े लंबे समय से इस विषय पर बात कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी, और एक इस दिशा में जा रहा है, कैसे डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और एआई का इस्तेमाल करके खाने का और कुकिंग पे परिणाम हो रहा है। परंतु पिछले 10 सालों में हम ये काम कर रहे हैं हमारी लैब में। कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी, बट अच्छी बात यह हुई है कि अब पूरी दुनिया में इसका बोलबाला हो रहा है। और बोथ एकेडमिया में, यानी कि यूनिवर्सिटीज में, और इंडस्ट्रीज में, दोनों जगह पे इसका इस्तेमाल और प्रसार हो रहा है। और इसका फलित ये है कि पिछले 3 महीने में 3 जगह पर, इटाली में यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा में एक वर्कशॉप हुआ था कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी वाला, दूसरा आयरलैंड में एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी में दूसरा कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी का वर्कशॉप हुआ था, और तीसरा IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा माइनिंग में वाशिंगटन डीसी में एक वर्कशॉप हुआ था। और ये तीनों जगह पे किसी और ने ऑर्गेनाइज किया था वर्कशॉप, ये सोचकर कि ये नया टॉपिक है और बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है और इस पे काम हो रहा है, तो हम भी करेंगे। और हम्म। तीनों जगह पे मुझे आमंत्रित किया गया था प्लेनरी की नोट टॉक के लिए। सो मुझे कहने में बहुत बहुत आनंद होता है कि ये विषय अभी बहुत ही जोर पकड़ रहा है, बहुत ही इंटरेस्ट दे रहा है लोगों, इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को इसमें। और आई एम श्योर कि और कई सारी दिशाएं, मेरे जो मैंने दिशाएं आपको बताई उसके अलावा और भी खुलेंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इसमें से आने वाली हैं, इंडस्ट्री में भी और एकेडमिया में भी। बिल्कुल, और जैसे जैसे ये चीजें आएंगी वैसे वैसे आपसे लगातार बात होती रहेगी, और आप हमें और ज्यादा मार्गदर्शन कीजिएगा कि किस तरह से एआई जो है वो हमारे जीवन में, हमारे खाने में एंटर कर रहा है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर बागलर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।